Close your eyes. बाबा से प्रे करेंगे, एवरीथिंग शुड गो ऑन स्मूथली। ओके, सो जो ना आपको अब लगता है कि मैं और बाकी की 4 टेक्निक भी बताऊं, आपको 5 में बता चुका था। व्हाट डू यू फील? अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको लगता है आपके यूजफुल है, तो आप लिखें वाई, यस, आई वी वांट टू नो। चैट बॉक्स में फटाफट लिखो। कितने बच्चों को लगता है पता चले? ओके, वेरी गुड। काफी बच्चों को रिस्पॉन्स आ गए हैं, बट नॉट ऑल। तो लेट अस स्टार्ट। जो बाकी की 4 थी वो मैं आपको बताता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? माइक खोल के बताओ मुझे। Yes, sir. यस सर। पीपीटी। Yes, sir. यस सर, दिख रहा है। यस, व्हाट इज 6 पॉइंट? स्टडी लाइक अ टीचर। एंटिसिपेट, इसका मतलब क्या है स्टडी लाइक ए टीचर? जैसे टीचर लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, वो थोड़ा सा आपको अपना एंगल चेंज करना पड़ेगा। जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है, नॉर्मली हम एज ए स्टूडेंट सोचते हैं, लेकिन जब आप एक दूसरे एंगल से सोचने लगते हैं तब आपको क्लूज मिलने लगेंगे। एक टीचर की एंगल से आप सोच के देखें कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, एंटिसिपेट टॉपिक्स विच आर यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट। जो आपको यूजफुल लगते हो और इम्पोर्टेंट लगते हो। डेफिनेटली जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हिंट दे देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये पिछले साल बोर्ड में आया है, ऐसा आपने जरूर सुना होगा। तो वो चीज़ें हमको मार्क करते चलते जाना है, उनको ज़्यादा स्ट्रेस देना, वहाँ ज़्यादा फोकस करना है हमको। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि स्टडी लाइक ए टीचर एंड टीचिंग समवन इज ऑल्सो लर्निंग। व्हेन यू टीच अ टॉपिक टू योर फ्रेंड और एनीबडी एल्स, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स लर्निंग। इससे आपकी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्रूव हो जाती है। आपको भी लगता होगा, अगर आपने किसी को कोई टॉपिक पढ़ाया हो तो आप सोच के देखें क्या वो आपको टॉपिक क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी थी कि नहीं। ठीक है, तो डू यू एग्री विद मी? यस, यस माइक। सर। Yes, sir. किसी को पढ़ाओगे तो आपको क्लियरिटी होगी कि नहीं टॉपिक की। तो आपको वो देखना है कि कोई ना कोई आपको ढूंढ के रखना है जिसको पढ़ाने को हमको मिल जाए, उसको पढ़ाना है आपको। तो 6 टॉपिक समझ में आ गया। 6 7th इज 7SQ3R। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। SQ3R का मतलब क्या है? S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन, R फॉर रीड, R फॉर रिसाइट एंड R फॉर रिव्यू। 3 R है इसके अंदर। और फर्स्ट जो S है दैट स्टैंड्स फॉर सर्वे। सर्वे किसका करना है? कोई ऐसा नहीं आपको बाहर कॉपी पेन लेके जाना है, क्वेश्चन बनाना है, फिर 10 आदमियों का सर्वे करके लेना है। मैं उस सर्वे की नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। मैं आपसे बोल रहा हूँ लुक थ्रू द असाइनमेंट। जो असाइनमेंट आपने पढ़ना है, जिसको हमको समझना है या जिसको हमने पढ़ा है, उसको एक बार हम अच्छे से देख लें असाइनमेंट को। और उसमें ये देख लें कि इसमें किस किस टाइप के टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, मेन टॉपिक कौन से हैं। सेकंड थिंग, उन टॉपिक्स में से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 3 नंबर का बनता है या 1 नंबर का बनता है या 4 नंबर का बनता है या 6 नंबर का बनता है। ये आइडिया लगाना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें से 6 नंबर का बन रहा होगा तो फिर बहुत अच्छे से उसको हमें समझ के करना पड़ेगा। होता उसमें से 6 नंबर का बन ही नहीं रहा हो, तब आपको 4 और 2 मार्क के बनेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे तो उनको जल्दी कर लेंगे आप सॉल्व। तो हमको एक सर्वे करना है उसका कि ये जो चैप्टर है ये किस टाइप का है, इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे फ्रेम हो सकते हैं। तो अपना एंगल बदलना है यहाँ पर। सेकंड है क्वेश्चन, टर्न द हेडिंग्स इनटू क्वेश्चन। आप खुद ही क्वेश्चन फ्रेम करो। जैसे मान लो उसमें पूछा गया हो व्हाट इज, उसमें बताया गया हो रिलेशंस। अब क्वेश्चन बना लो खुद ही, डिफाइन अ रिलेशन। अब तुमने खुद ही क्वेश्चन बनाया तो खुद ही तुम जवाब भी ढूंढोगे, आंसर भी ढूंढोगे, जो पढ़ाया गया उससे ढूंढोगे। और उसमें भी नहीं मिलता तो आप बुक से ढूंढोगे, बुक से नहीं मिलता तो नेट से ढूंढोगे। तो आप क्वेश्चंस की फ्रेमिंग आपको खुद करनी है।
टर्न द हेडिंग्स इनटू क्वेश्चन, जितने भी हेडिंग्स हैं मेन मेन उनको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन में। इसके बाद है फर्स्ट आर है रीड, रीड टू फाइंड आंसर। अब हमको क्या करना है कि जो हमने क्वेश्चन फ्रेम किए थे उनको आंसर पता करने के लिए हमको रीड करना है, वही टॉपिक हमको रीड करना पड़ेगा। अगर हमें आते होंगे तो हम लिख लेंगे, नहीं आते होंगे तो हमको फिर वो टॉपिक को रीड के मोड में जाना पड़ेगा। जब आप दोबारा से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाने वाला है। तो पहला आर यहाँ पे ऐसे वर्क करेगा। दूसरा है रिसाइट, रिसाइट का मतलब यहाँ पर ये है, ये जैसे नॉन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हैं, से द आंसर आउट लाउड, जोर जोर से उसको बोलें, तो बोलने से याद हो जाता है। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनके लिए है रिसाइट करें आप, तो आपको लर्निंग बढ़ जाएगी उससे। थर्ड है रिव्यू, रिव्यू मतलब राइट नोट्स टू आंसर द क्वेश्चन। अब आपने जो क्वेश्चन अपने बनाए थे उनके आपने आंसर लिखे, आंसर लिखने के बाद रिव्यू किया कि मेरा सही है कि नहीं, मैंने जो आंसर निकाला है वो कम्प्लीटली ठीक है कि नहीं। अगर मैथ का है तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर आंसर मैच करके आप देख लोगे कि सही है। और अगर किसी लैंग्वेज का है, कोई और सब्जेक्ट है, साइंस है, स्टडी है, और आपको डाउट लगता है कि वो आपका क्वेश्चन आंसर आपने ठीक से लिखा है कि नहीं, तो आप वो टीचर को दिखा दें, टीचर से आइडिया ले लें कि मैंने कैसे लिखा है। तो आप देखेंगे इससे आपकी इम्प्रूवमेंट जो है डे बाई डे आप बढ़ने शुरू हो जाएगी, आप बहुत अच्छा स्कोर करना शुरू कर देंगे। डू यू एग्री विद मी, यस और नो? ओपन योर माइक एंड स्पीक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर Yes, इस sir. टेक्निक में से आपने केवल ये SQ3R ही पकड़ ली ना, तब भी आपका भला हो जाएगा। आप डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आ जाने वाले हैं, ये समझ लो। तो SQ3R को हमको जरूर याद रखना है। सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू, ये हम इस वे में पढ़ेंगे। ये स्मार्ट वे है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको शुरू में लगेगा, लेकिन एक बार आपने अगर इस मेथड से कोई टॉपिक तैयार कर लिया तो आप बाद में देखेंगे कि अरे मुझे कितना कम टाइम लगा, मैं तो गधों की तरह लगा ही रहता था एक ही टॉपिक को समझने में, और फिर भी वो होता नहीं था, परेशान रहता था। इसमें देखोगे आप बिल्कुल आगे निकल गया। नेक्स्ट ये टेक्निक है टीच, टेस्ट एंड मिक्स। टीच, टेस्ट एंड मिक्स का मतलब है कि आपने जो पढ़ा है उसको टीच करें, किसी को समझाएं, किसी को पढ़ाएं। जो मैंने पहले बताया था, टीचिंग इज ऑल्सो लर्निंग, वो आपकी लर्निंग में आ जाएगी। देन टेस्ट योरसेल्फ, टेस्ट योरसेल्फ मतलब अपने आप को टेस्ट करें। रैंडमली क्वेश्चन उठा लें, कोई भी चैप्टर का, कोई भी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठा लिया, 10 मिनट का टाइम है फ्री, चलो मैं अभी एक क्वेश्चन उठा के देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ मैंने कितना पढ़ा है, कितना मेरे को तो लग रहा है मैंने पूरा चैप्टर कर लिया है। लेकिन आप देखेंगे रैंडम उठा के देखेंगे तो आपसे पहले बन रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं बन रहा है तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की हुई थी, तो वहाँ पर आपको अपनी कमियां पता लग जाएंगी। इसलिए टेस्ट करते रहें अपने आप को, रैंडमली क्वेश्चन उठाएं, रैंडमली सॉल्व करें। जब भी आपको 10 मिनट का 15 मिनट का आपके पास टाइम बच रहा है, तो चलो मेरे पास ये 10 मिनट स्पेयर में, उसी टाइम आप अपने एक क्वेश्चन कर लें, ज़्यादा नहीं, केवल एक क्वेश्चन सेलेक्ट करें और उसको कराएं, तब आपको टेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। देन मिक्सअप योर सब्जेक्ट और मिक्सअप योर टॉपिक्स। इसका मतलब ये है कि आप अपने पढ़ते समय सब्जेक्ट्स को मिक्सअप कर लें। जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा आपने मैथ पढ़ लिया, उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट ले लें, साइंस ले लें, हिस्ट्री ले लें, SST ले लें, जो आपको लगता हो कि आपको पढ़ना है वो सब्जेक्ट ले लें। एक लंबे स्ट्रेच में आप ना खींचें, लंबे स्ट्रेच में खींचेंगे तो आप खुद पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, या अगर आप कहीं स्टक हो गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अटक जाएंगे, वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, फिर आपका क्या होगा, आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे, काम खत्म। लेकिन वही नहीं करना हमको। जब भी बोर्डम ज़्यादा ही फील हो जाए 1 घंटे के बाद, तो हम सब्जेक्ट चेंज कर लें, फिर पढ़ लें। ये वहाँ पर भी काम करेगा। हमने बोला स्टडी इन चंक्स, गैप दे दे के, यहाँ पर सब्जेक्ट का भी गैप दे दे के आप चेंज कर सकते हो अपना माइंड से। टॉपिक को मिक्सअप कर सकते हैं, सब्जेक्ट को मिक्सअप कर सकते हैं। इसके बाद है निमोनिक्स। निमोनिक्स का नाम सुना है आपने? किसी बच्चे ने सुना है निमोनिक्स? माइक खोल के बताओ। या किसी ने नहीं सुना ना? माइक खोल के बताओ कि नहीं सुना है। नो, माइक खोल के बोलो नहीं सुना। आवाज आ नो रही? सर, नहीं नहीं सुना? सुना सर। ओके। देखो निमोनिक्स का मतलब क्या होता है? निमोनिक्स का मतलब है लर्निंग एड्स। लर्निंग एड्स में क्या होता है कि हम कोई शॉर्टकट बना लेते हैं स्टडी करते समय, कोई अपने फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं। वो हमको क्या करता है, जब हम उस चीज़ को याद करते हैं तो हमको तुरंत वहाँ कनेक्ट कर देता है। तो ये एक तरीके से टैग, मेमोरी टैग्स भी बोलते हैं इनको, जो हमारी मेमोरी में एक तरीके से टैगिंग का काम करते हैं। और एक बहुत कॉमन यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल शो किया है,
जैसे आपको किसी ने पढ़ाया हुआ है या नहीं पढ़ाया हुआ, या घर में किसी ने बताया होगा जरूर कि जनवरी का महीने 31 का होता है, फरवरी का 28 या 29 का होता है, मार्च का होता है वो 31 का होता है, अप्रैल का फिर 30 का होता है। कुछ महीने 31 के होते हैं, कुछ महीने 30 के होते हैं, लेकिन फरवरी हमेशा 28 और 29 का होता है। अब इसको याद कैसे रखें कि कौन सा 31 का होता है, कौन सा 30 का होता है। तो उंगलियों के ऊपर जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला पॉइंट है, जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ से स्टार्ट करें जनवरी, ऊपर वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो 31 का होगा, नीचे आएंगे तो वो फरवरी को छोड़ के बाकी सब 30 के होंगे। फरवरी का 28 या 29 का होगा। आपको मालूम है 28 कब होता है फरवरी, नॉन लीप ईयर में, और लीप ईयर हो जाता है तो 29 का होता है। ऐसे ही मार्च ऊपर आ रहा है तो मार्च होगा 31 का, फिर ये नीचे जा रहा है अगला महीना, ये 30 का हो गया, मई 31 का हो गया, फिर ये नीचे चला जाएगा गड्ढे में तो जून 30 का हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर फिर ये आ गया तो 31, और फिर इससे अगला वाला अगस्त वो 31, ठीक है, फिर 30। तो ये इस तरह से चलता चला जाता है। तो आप इससे बहुत इजीली निकाल सकते हो, पता कर सकते हो कि ये कौन सा महीना कितने दिन का होगा। ये आपको जरूर बताया होगा, किसी को बताया घर पे? जस्ट ओपन योर माइक एंड स्पीक। यस सर। यस सर। ये पढ़ा होगा, यस सर। वेरी गुड। तो ये इसी टाइप की हमको टेक्निक डेवलप करनी है और लिख लेनी है कहीं पर उनको, जिससे हमको याद बनी रहे कि हमने इसमें क्या शॉर्टकट लगाया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या शॉर्टकट यूज किया था, इसके लिए कौन सी टिप बनाई थी मैंने। जैसे आपको क्लास 10th में ये पढ़ाया हुआ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, PBPHHB, दिस इज कॉल्ड पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, पढ़ाए क्या नहीं है? सोना चांदी sir. यस सर पढ़ा। यस सर। यस सर। अब इसको कितनी जल्दी याद हो जाता है, सबके रेशियो याद हो जाते हैं क्या नहीं? साइन के लिए हमको पता है P/H लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, हाइपोटेन्यूज लेना है, C के लिए कॉस के लिए B/H लेना है। तो इस तरह की हमको मेमोरी ट्रिक्स बनानी है, लर्निंग एड्स बनानी है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम से बढ़ जाएगी, आप औरों से आगे बढ़ जाएंगे। जो ये यूज नहीं करेंगे डेफिनेटली आपको रिकॉल करने में कम टाइम लगेगा, उनको रिकॉल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो उनका दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनाते हैं जो नॉर्मल बच्चों से उनको आगे कर देती है। तो यही सारी वो टेक्निक है, तो आपको मैंने बता दी है, आपको फॉलो करनी है, और बीच बीच में मैं पूछूंगा कि आपने कितनी फॉलो करी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम इसमें से एक टेक्निक आप जरूर पकड़ लें और उसको फॉलो करें, ठीक है। पहले 15 दिन में कोई एक टेक्निक पकड़ेंगे और 15 दिन के बाद मैं रिव्यू करूंगा, फिर पूछूंगा कि आपने कौन सी पकड़ी थी और उसका क्या बेनिफिट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक में देखूंगा, फिर आपको बताऊंगा। तो पहले 15 दिन में आउट ऑफ 9 यू हैव टू फॉलो जस्ट 1। कर पाओगे कि नहीं इतना? ओपन योर माइक एंड स्पीक। एक टेक्निक यस सर। Yes, sir. यस सर। यू हैव टू फॉलो ओनली वन टेक्निक। एक ही टेक्निक ढूंढ लें और वो हमको फॉलो करना है। मैं 15 दिन के बाद रिव्यू करूंगा। आज कौन सी डेट है? आज है 24, 24। ठीक है, 24 है। मैं 5 तारीख को, 5 जुलाई को रिव्यू करूंगा इसका, कि आपने कौन सी फॉलो की थी और क्या रिजल्ट आया। डेफिनेटली आपको फॉलो करना है और देखना है। ओके, नाउ 14 स्टूडेंट्स आर देयर। ओके, तो मेरा आज का ये वाला टॉपिक तो खत्म हो गया। नाउ वी शैल डिस्कस। अब मुझे आप एक बार बताएं, नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ स्टडी। अभी आपके 3 चैप्टर मैंने फिनिश कर दिए थे। 3 चैप्टर फिनिश करने के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। अगर आप सभी एग्री हों तो मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन आपको आज स्टार्ट कराऊंगा, बेसिक बताऊंगा, बिगनिंग बिल्कुल। इफ ऑल आर एग्री देन टाइप वाई इन चैट बॉक्स क्विक। Only 2 students, 3, 4, 5, 6, 7. 7 are 6. Only 6 are ready. Okay, 7 हो गया। मानव पटवा इज ऑल्सो रेडी। तो अभी तुम्हारी वोटिंग जो है ना 14, 50% आ रही है, बढ़ानी पड़ेगी तभी पढ़ाएंगे आगे। बाकी बच्चों को क्या पढ़ना है वो भी बता दे मुझे। आगे 50% वोटिंग हुई है तुम्हारी, 50 से बढ़ाना पड़ेगा। साईं राम सर। साईं राम।
सर हमारा न्यू एडमिशन है तो मतलब हमें शुरू से पढ़ाए जाएंगे चैप्टर या फिर हमें खुद से ही करना पड़ेगा इन्हें? अभी तो बेटा पॉसिबल नहीं, क्योंकि 3 चैप्टर निकल गए हैं, है ना। नहीं सर, तो जब स्कूल ओपन होंगे तब। तब, हाँ बिल्कुल, तब पढ़ा देंगे उनको, या बीच में जब भी टाइम मिलेगा तब भी हम पढ़ा सकते हैं उसको, या कोई यस रिवीजन सर। करेगा तो आप रिवीजन के टाइम पर उसको अच्छे से देख लें। इसीलिए मैं सोच रहा था, अभी इसमें 2 बच्चे नए हैं, शिवांश शर्मा और सुहानी पल। सुहानी पल, जरा माइक को, अपना माइक और वीडियो ओपन करके शो मी योर फेस, दोनों, शिवानी और शिवांश। सायराम सर। साई राम, तुम तो इसी स्कूल की हो कि नहीं, बाहर से आई हो वहीं से? सर मेरा न्यू एडमिशन है। कहाँ से आई हो? सर केवी। केवी से। और ये शिवांश? सर मैं भी केवी से ही हूँ सर। अच्छा, तुम भी केवी से हो। तो यस सर। कहाँ रहते हो तुम दोनों? सर गेल में। सकेल में। अच्छा, गेल में रहते हो। तो देखो बेटा, अभी तो 3 चैप्टर निकल गए, अभी पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो बीच में यस हम लेंगे तब बता देंगे, तब समझ लेना। तो अभी 7 बच्चों का आ गया मेरे पास कंसेंट कि ये मोनित साहू, इसकी अटेंडेंस गई। ओपन जरा कर अपना वीडियो, मोनित। मोनित, ओपन योर वीडियो। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लें। मैं तो यहाँ ग्रिड फॉर्म में सबको देख रहा हूँ, सबको एक बार देखना चाह रहा हूँ कौन कौन है। यस, अरमान, भौमिक, दिशा, वेरी गुड। गर्वित, खुशी। मोनित कहाँ है? मोनित को बोला मैंने ऑन करने के लिए। रोनित, ये वीडियो ऑन करो अपना, माइक, वो कैमरा। मोहित और मोनित, कैमरा ऑन करो। गर्वित, खुशी, वो भी क्या नहीं, बाहर कर दूंगा मैं अगर ये मेरे को एक बार में ऑन नहीं हुआ तो। ये मोनित तो मुझे दिख नहीं रहा, अभी घुसा है चुपके से ये। इतना लेट क्यों आया मोनित? सर वो गलती से लीव हो गया था। क्या हो गया था? लीव हो गया था सर गलती से सर। नहीं, गलती से नहीं हुए, क्योंकि पहले 14 थे, अब 14 शो कर रही है अटेंडेंस। तुम थे ही नहीं पहले। सर आया था, पहले आया था। ओके, देखो हमारे पास 7 बच्चों की कंसेप्ट है। इसका मतलब आज हम नया चैप्टर शुरू कर देते हैं। बीच में आपको जब भी ऐसा मिलेगा, टाइम मिलेगा, आपको लगेगा, तो हम बीच वाले टॉपिक ले लेंगे। और अपनी एक कंसेंट बना लो सब लोग मिलके आपस में, कि पिछले वाले चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक है जो आपको दोबारा समझने हैं, और वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख देना, तो मैं उसी हिसाब से प्रिपेयर करके आपको वो वाला टॉपिक समझा दूंगा। डू यू एग्री विद मी? माइक ऑन करके बोलो, क्लियर। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. छूट गया है या यस जो सर। लगता है कि हमको वो समझ में नहीं आया है, तो वो टॉपिक मुझको अब आपस में कंसेंट करके मुझे तो बता दो, सर ये वाले टॉपिक्स हैं, ये आपको दोबारा बता दीजिए, तो हम सबको बता देंगे। उनके आगे नंबर लिख देना, कितने बच्चों को समझ में नहीं आई, 5 बच्चों को नहीं आए, 7 बच्चों को नहीं आए, ठीक है। तो वो फिर बीच बीच में हम ले लेंगे उनको। आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। व्हाट डू यू थिंक? बोलो, जल्दी बोलो, क्विक। स्माइल यस ऑन सर। द, चेहरे पे मुझे हुए हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं है सबके? बोलो। मोहित, मोहित, सर हाँ सर, ले लेते हैं। है ना, नया चैप्टर स्टार्ट कर दें। यस सर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, 4th चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और अभी स्टार्ट करते हैं, जस्ट वेट। I have taken your second attendance, and see, I am going to present my slide. So और बीच बीच में माइक ऑन करके अगर मैं कुछ कम्युनिकेट करता हूँ तो आप भी रिस्पांस दे सकते हैं, लेकिन माइक बंद कर दें, जैसे रिस्पांस दें उसके बाद माइक बंद कर दें, ठीक है। जितनी उतनी देर के लिए माइक खोलें जितनी देर के लिए आपको रिस्पांस देना है।
तो उसमें क्यूज नहीं होगा और सबको सुनाई भी देगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस चैप्टर के बारे में किसी ने पहले से सुना है कुछ? यू कैन से यस और नो। जस्ट ओपन योर माइक एंड से यस और नो इफ यू हैव नॉट हर्ड। नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, इसके नाम से कुछ आइडिया लगा सकते हो? देखो, हमको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है। अभी मैं बिल्कुल वैसे पढ़ा दूंगा ना बुकिस, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक नया है, आपने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इसको मीनिंग, इसका लिटरल मीनिंग समझें, फिर इसमें क्या होगा वो समझें, इसका जो बेसिक है वो कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ना तो आपने चैप्टर पढ़ा है कभी, कोई बात नहीं। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कुछ समझते हो? इनमें 3 टर्म है। प्रिंसिपल का मतलब कोई लॉ हो गया, कोई रूल हो गया। मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिक्स का कोई नियम है ये। इंडक्शन का क्या मतलब? इंडक्शन वर्ड सुना है क्या कभी? यस सर। यस सर। यस, वेरी गुड। क्या है बताओ जरा, कौन बोलेगा? एक एक करके बोलना पहले। यस, निशांत बोलो। निशांत बोल रहा था ना? सर इंडक्शन तो इंडक्शन कुकर में सुना था। अच्छा अच्छा, उसमें भी वेरी गुड सुना है। तो उसमें क्या होता है? इंडक्शन जैसी क्या चीज है वहाँ? सर वाटर। नहीं, वाटर सर इंडक्शन। प्रेशर डेवलप हो जाता है ना उधर अंदर। इंडक्शन कुकर सुना है ना तुमने? हम्म। तो इंडक्शन कुकर में क्या कौन सा होता है? तुमने देखा इंडक्शन कुकर? हाँ। नहीं। नहीं देखा है। और किसी ने देखा है? कोई और बता सकता है? सर इंडक्शन एक साइंस में फिनोमेना है। हाँ बताओ, वेरी गुड। क्या है वो? सर वो याद तो नहीं है सर, मतलब। अच्छा, याद नहीं है। अच्छा, मैं एक हल्का सा एग्जाम्पल देता हूँ। इंडक्शन का मतलब जैसे हम दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। मान लो जैसे आप बैडमिंटन खेलने जाते हो और आपके 3 फ्रेंड्स के पास 4 लोग होते हैं, उसमें 4 में से 3 के पास वो कौन सा रैकेट आता है सबसे अच्छा वाला? क्या नाम है उसका रैकेट का? ध्यान है किसी को? योनिक्स। हाँ, फोनिक्स वाला आता है ना। तो अगर वो फोनिक्स वाला रैकेट उसके पास है, तो तुम भी क्या बोलते हो घर पे जाके? मुझे भी वही वाला चाहिए, बोलते हो क्या नहीं? आपको भी ये फील आता है कि नहीं कि मेरे पास भी यही होना चाहिए? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं? या आपका कोई यस सर। फ्रेंड गियर वाली साइकिल लेके आ जाता है, तब आपके मन में क्या फीलिंग आती है? कि वो लेने का मन होता है कि नहीं उसको? यस और नो? आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। ठीक है, कुछ यस सर। बोलते हैं, बाकी नहीं बोलते हैं। सबको बोलना चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये जो आपको फीलिंग आ रही है कि मुझे भी लेना चाहिए, इसी को बोलते हैं इंडक्शन। पर आपने पढ़ा होगा इंड्यूस्ड करंट, ईएमएफ वगैरह पढ़ा था कुछ कहीं 10th में? यस सर। थोड़ा बहुत यस सर। मैं पढ़ा था। ध्यान है वो करंट जहां पर होता है, और सेकेंडरी कॉल में क्या हो जाता है? वो इंड्यूस हो जाता है। एक कॉल में करंट होता है, दूसरी में इंड्यूस हो जाता है, वहीं से निकला इंडक्शन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक जगह कोई चीज आ गई तो हमको इंडक्शन इंड्यूस हो गया, हमको वही चीज काम करना चाहिए। इसी कि जो एक जगह से इंड्यूस होता है दूसरी जगह, इसमें आप देखोगे कैसे इंड्यूस होता है। अभी तो इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ द प्रूफ बाय इंडक्शन मोटिवेटिंग द एप्लीकेशन of the method of looking at the natural numbers as the least inductive subjects of real numbers. The principle of mathematical induction and simple application. तो इसमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं, वहां पर भी हम इंडक्शन से ही काम चलाते हैं। एक इंडक्शन दूसरे को कैसे इंड्यूस करेगा ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। प्रोसेस ऑफ द प्रूफ बाय इंडक्शन मोटिवेटिंग द एप्लीकेशन of the method by looking at the natural numbers as least
इंडक्टिव सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखो ये क्या है, एनालिसिस एंड नेचुरल फिलॉसफी owe their most important discoveries to this fruitful means which is called induction. Newton was indebted to it for his theorem of the binomial and the principle of universal gravity। ये लाप्लास ने बोला है इसके बारे में कि इंडक्शन क्या चीज है। अब दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंडक्शन, एक होता है डिडक्शन। डिडक्शन पढ़ा है क्या नहीं, कभी सुना है डिडक्शन? डिड्यूस करिए, डिड्यूस द रिजल्ट, ऐसा कभी सुना था? यस सर। अब देखो डिडक्शन क्या होता है, पहले मैं तुम्हें डिडक्शन समझाता हूँ, फिर से दोबारा पे इंडक्शन पे आएंगे हम। डिडक्शन क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्टेटमेंट है सोक्रेटिस इज अ मैन, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, सुकरात एक व्यक्ति है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल मैन आर मॉर्टल, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है सभी ऑल मैन आर मॉर्टल। तो हम इससे क्या डिडक्ट कर सकते हैं, क्या डिड्यूस कर सकते हैं? देखो क्या डिड्यूस किया, देयरफॉर सुकराट इज मॉर्टल, कह सकते हैं क्या हम? यस सर। यस सर। करा सुकरात इज अ मैन, दूसरा स्टेटमेंट करा ऑल मैन आर मॉर्टल, तो हमने क्या डिड्यूस कर लिया, सुकरात इज मॉर्टल, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे, इसको हम डिडक्शन। ऐसी रीजनिंग कॉम्पिटिशन में बहुत आती है। जैसे एक स्टेटमेंट दे दिया लीडर्स आर नॉट गुड पर्सन, नेता अच्छे लोग नहीं होते। फिर नीचे दूसरा स्टेटमेंट दे दिया महात्मा गांधी एक नेता थे। फिर तीसरा दे दिया महात्मा गांधी अच्छे नेता नहीं थे। ऐसे करके उसमें पूछते हैं बताइए पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, तीसरे सही है। इस तरह की आप देखेंगे ना कॉम्पिटिशन में, अगर आपने कॉम्पिटिशन सक्सेस वगैरह पढ़ी होंगी, उसमें बहुत इसी टाइप के वो दे रखे होते हैं स्टेटमेंट। तो वहां पर हमको इनको एनालाइज करके आंसर निकालना होता है, तो उसकी ट्रिक्स होती हैं सेपरेट। हालांकि अपना वो पर्पज नहीं, यहाँ पर तो हम डिडक्शन निकाल रहे हैं, इसलिए आपको डिडक्शन बताया है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो एक स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू देन द ट्रुथ ऑफ सी इज एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पर इसका कंक्लूजन ये है, अगर ए और बी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसका मतलब सी अपने आप करेक्ट हो जाएगा, सी जो है ना एस्टेब्लिश हो जाएगा। एग्जाम्पल एक और लेते हैं डिडक्शन का ही, 8 इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, ये मैथमेटिकल है जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। सेकंड, एनी नंबर डिविजिबल बाई 2 इज एन इवन नंबर, कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा वो इवन नंबर होगा, ये हम सब जानते हैं। अच्छा आप क्या बोल दिया हमने थर्ड स्टेटमेंट, 8 इज एन इवन नंबर, यस वी कैन से और नॉट? यस यस सर, यस सर। 8 is divisible by 2, ओके। दूसरा क्या है, एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन नंबर, जो 2 से कटता है वो इवन नंबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 इवन नंबर है। तो यहाँ पर ये क्या प्रोसेस बोल रहे हैं, इसको डिडक्शन, यहाँ पर हम डिडक्ट कर रहे हैं, डिड्यूस कर रहे हैं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के यहाँ पर हम डिड्यूस करके बता रहे हैं थर्ड स्टेटमेंट ये होगा। अब आते हैं हम, तो हम डिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। दस डिडक्शन इन ए नटसेल, वह शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, इज गिवन अ स्टेटमेंट टू बी प्रूवन, often called a conjecture or a theorem in mathematics. Valid deductive steps are derived and the proof may or may not be established. Deduction is the application of general case to a particular case. इसमें ये बोल रहा है कि उसका प्रूफ जो है ना वो सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे पहले वाले में मान लो 8 की जगह 7 होता है, तो 7 दोनों डिविजिबल बाई 2 हो जाता है, तो गलत हो जाता है। तो हर बार जरूरी नहीं है वो सही होगा, कभी एस्टेब्लिश होगा कभी एस्टेब्लिश नहीं होगा, वो ऐसे लिख दिया जाएगा कि हम इस यहाँ पे ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, और ये जनरल से हम पर्टिकुलर केस पे जाते हैं डिडक्शन का, क्योंकि वहां पर भी हमने बोला था सोक्रेटिस इज ए मैन इमॉर्टल, सोक्रेटिस मॉर्टल, हमने वहां बता दिया था। अब आते हैं इंडक्शन पे दोबारा, थोड़ा सा मैंने आपको शुरुआत में हिंट दिया था कि इंडक्शन क्या है। नाउ आई एम गिविंग यू again what is induction. Inductive reasoning depends on working with each case and developing a conjecture by observing incidences till we have observed each and every case. It is frequently used in mathematics and is a key aspect of scientific reasoning where collecting and analyzing data is the norm.
Thus, in simple language, we can say the word induction means the generalization from particular case or fact. यानी कोई particular case है उसको हम generalize कर देंगे, सबके लिए कर देंगे. In algebra or in other discipline of mathematics, there are certain results or statements that are formulated in terms of n, where n is a positive integer. To prove such statements, the well-suited principle that is used based on the specific technique is known as the principle of mathematical induction. अभी आपको इस डेफिनेशन को पढ़ के तो बहुत ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ा होगा, आई एम श्योर. तो समझ में आया क्या? बताओ जरा, यस और नो. है ना इस No, sir. डेफिनेशन. लेकिन आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ. अभी देखो मैं बताता हूँ इसका लास्ट में एक. जैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कहीं, n/2 2a plus n-1d, ये पढ़ा है कहीं आपने? Yes, sir. यस सर एपी में. जब आप अब सबकी आवाज आ गई. यस पढ़ा है, 10th में पढ़ा था. किसके लिए होता है जरा बताओ जरा ये. सर Sir, सम sum के लिए होता है. Sum of sum n of number. Sum of an atom. वेरी गुड. सम ऑफ एटम्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, है ना. एपी के लिए यूज करते हैं. अच्छा, ये फॉर्मूला तो आपको बता दिया, लेकिन कोई पूछे ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, तो आपके पास कोई चेक है इस चीज का? यस सर. क्या कैसे चेक करोगे सही है कि नहीं? सर एक और फॉर्मूला होता है ना, n/2 into 2a plus l. ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, n+1/2 लिखा हुआ है कि नहीं? तो अभी मैं पूछ रहा हूँ कि ये सही है फॉर्मूला जिसने बनाया है, सही बनाया है क्या? कैसे चेक करेंगे इसको? इस चीज का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है. तो हम क्या करते हैं, इस पूरे चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि जितने भी फॉर्मूले बने हैं ये सही है कि नहीं. व्हाट इज इंडक्शन, ऐसे ही इसको बोलते हैं हम. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंडक्टिव रीजनिंग डिपेंड्स ऑन वर्किंग ऑन केस. ये किसका माइक ऑन है? अभी बंद कर लो जरा. तो इंडक्टिव रीजनिंग डिपेंड्स ऑन वर्किंग विद ईच केस एंड डेवलपिंग ए कंजेक्चर बाय ऑब्जर्विंग incidences till we have observed each and every case. इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के जो रिजल्ट्स हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाता है कि वो सही है कि नहीं. ठीक है. अब इस इंडक्शन में एक और मैं आपको थोड़ा सा सेंस दे रहा हूँ. इंडक्शन देखो क्या होता है. आपने ये कार्ड्स वाला एक गेम देखा होगा. ये सारे कार्ड खड़े हुए हैं और अगर इसमें से एक कार्ड दूसरे कार्ड के ऊपर गिर जाता है तो क्या होगा? आगे के सारे कार्ड गिरते हुए चले जाएंगे कि नहीं? Yes, sir. है ना. तो वो कहाँ से इंडक्शन आ रहा है? पीछे से. क्योंकि आगे वाले कार्ड पे उसके पीछे वाला कार्ड गिरा तो वो भी गिरेगा अपने आगे वाले कार्ड के ऊपर, और ये ट्रेंड कहाँ चला जाएगा? लास्ट तक. इसी को इंडक्शन बोलते हैं. यानी एक जो चीज शुरू से आ रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए हमें चलना है. When the first tile is pushed in the indicated direction, all the tiles will fall. To be absolutely sure that all the tiles will fall. सारे टाइल गिर जाएंगे. It is sufficient to know that the first tile falls. अच्छा, सारे टाइल गिर जाते हैं. गिरेंगे या नहीं गिरेंगे ये पहले वाले पे डिपेंड करेगा, पहले वाला गिर रहा है कि नहीं, है ना. अगर पहले वाला नहीं गिरा तो एक भी नहीं गिरेगा. In the event that any tile falls, its successor necessary falls. अच्छा, दूसरा क्या गारंटी है इसके अंदर कि अगर उसके पीछे वाला गिरेगा तो आगे वाला जरूर गिरेगा. ऐसा हुआ कि नहीं? सुनाई दे रहा है मेरी बात? समझ में आ रही है? देखो, द फर्स्ट टाइल फॉल्स, पहला टाइल गिरा तो क्या होगा? उसके आगे वाला गिरेगा. और ये एक नेसेसरी है कि अगर उसके ऊपर कोई गिरा तो वो आगे वाले पे जरूर गिरेगा. ये गारंटी है. दस इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. दिस इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल. यही इंडक्शन का जो मेन रूल है वो यही है. इसमें एक रूल बन जाएगा. पहले वाला हो रहा होगा तो दूसरे वाले में होगा. अब देखो कैसे रूल बनेगा. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. सपोज देयर इज ए गिवन स्टेटमेंट. मान लो आपको कोई स्टेटमेंट दे रखा है. उस स्टेटमेंट को हम किससे शो करेंगे? Pn से. जैसा अभी मैंने एक फॉर्मूला लिख के बताया था, n/2 2a plus n-1d. ये आपने बताया था कि हमने पढ़ा है क्लास 10th में.
तो यहाँ पर क्या होगा कि हमको स्टेटमेंट है, जैसे ये फॉर्मूला है, इसको हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Pn से, इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट, पहला स्टेप होगा द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 एंड P1 इज ट्रू। इसमें कैसे चेक करेंगे, इंडक्शन कैसे लगाएंगे, पहले हम n की वैल्यू 1 लेंगे और उसके लिए स्टेटमेंट को चेक करेंगे वो सही है कि नहीं। फिर दूसरा स्टेटमेंट लेंगे n इक्वल्स टू की, और यहाँ पर मान लेंगे कि ये k के लिए ठीक है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, वो तीसरा स्टेप आएगा द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1। अगर कोई स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है, अगर वो n के k के लिए ट्रू है, और अगर हम इसको प्रूव कर देते हैं कि ये k+1 के लिए भी ट्रू होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो स्टेटमेंट सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। इसका मतलब वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सही है, एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ये इसका 3 जो रूल है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के, वो ये हैं। हर क्वेश्चन में इसी तरह से 3 स्टेप हमें करने पड़ेंगे। पहले स्टेप में हमेशा n इक्वल्स टू 1 लेंगे, दूसरे स्टेप में हमेशा n इक्वल्स टू k लेंगे, तीसरे स्टेप में हमेशा n इक्वल्स टू k+1 लेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है और उसी एक्सरसाइज में 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, वो चारों टाइप के क्वेश्चन हम एक एक करके लेंगे। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई सबको तो यस, माइक खोल के यस बोलें। यस सर। यस Yes, sir. यस सर। प्रोसीजर क्या रहेगा, वो ये रहेगा, सभी क्वेश्चंस में 3 स्टेप रहेंगे। कौन कौन से 3 स्टेप रहेंगे? पहला हम n की वैल्यू 1 लेंगे, दूसरे स्टेटमेंट में n की वैल्यू k लेंगे, तीसरे स्टेटमेंट में हम n की वैल्यू n इक्वल्स टू k+1 प्रूव कर देंगे। पहले वाला ट्रू हम दिखाएंगे, दूसरे वाले को हम सपोज करेंगे, तीसरे वाले को हम प्रूव करेंगे। ये 3 स्टेटमेंट है। ये कैसे करेंगे आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएंगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो, मेरी बेसिक चीजें आपको समझ आ रही हो, तो आप माइक खोल के यस बोल सकते हो कि यस वी गॉट इट। तो समझ में नहीं आया इसका मतलब नहीं मानूं। Sir, आ गया। यस सर आ गया। Yes, sir. यस सर आ गया। यस सर। अगर यहाँ पर ये ट्रूथ एस्टेब्लिश हो जाता है k+1 के लिए, तो हम कहते हैं कि स्टेटमेंट हमारा सबके लिए ट्रू है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। जैसे कोई स्टेटमेंट है Pn इक्वल्स टू n+1 n+2 इज डिविजिबल बाय 2, देन प्रूव दैट P3 इज ट्रू एंड P5 इज नॉट ट्रू। तो ऑब्वियसली हमारा जो स्टेटमेंट है वो Pn है, n की वैल्यू है n+1 n+2 इज डिविजिबल बाय 12, ये स्टेटमेंट है। तो प्रूव करना है कि P3 ट्रू होगा। तो देखो n की जगह हम 3 रख दें तो क्या आएगा, 3 × 3+1 एंड 3+2 5 हो गया। 3 × 4 × 5 को करेंगे तो 60, तो 60 डिविजिबल बाय 12 होता है कि नहीं? यस और नो? यस सर। यस सर। डिविजिबल बाय 12 होता है। तो स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है? और अब कह रहा है कि P5 के लिए ट्रू नहीं होगा, तो देखो P5 के लिए देख लेते हैं। अब हमने n की जगह 5 ले लिया तो आ जाएगा P5 इक्वल्स टू 5 × 6 और 5 + 2 7, इनको मल्टीप्लाई किया तो 210, which is not divisible by 12 because we know that 210 is not divisible by 12, so statement is not true। ठीक है, आज मैं इतने पढ़ाऊंगा और इतना अगर आपको समझ में आ गया हो, अभी हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। एंड एक अटेंडेंस और ले लेता हूँ मैं आपकी। ओके, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अभी आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, अभी मैं कल क्वेश्चन इसके एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट टाइम जब भी होंगे। ठीक है, तो अब आपको 2 काम करने हैं। पहला, अपने आपस में डिस्कस करके ये आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन कौन से टॉपिक रिपीट करवाने हैं
और मुझे एक लिस्ट बना के कितने बच्चों की कंसेंट है वो बना के आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल देंगे, तो बीच में जब भी टाइम मिलेगा हम उसको स्टार्ट कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। दूसरा आपको क्या करना है कि इसी जो मैंने आज पढ़ाया था और जैसा मैंने बताया था, तो आप जितना आपको समझ में आया आप अपने ओन वर्ड्स में नोट्स प्रिपेयर करेंगे। यस और नो करेंगे कि नहीं? कि इस चैप्टर में से आपको जितना भी पढ़ले पड़ा है अपने शब्दों में लिख के मैं देखूंगा अगली बार, ठीक है? मेरे व्हाट्सएप पे आपको डाल देना है, मैं चेक कर लूंगा किसको कितना, आज शाम को या शाम तक आपको डाल देना है 6 बजे तक। व्हाट्सएप पे मैं चेक करूंगा नोट्स किसने बनाया, और तो ऊपर नाम लिखा होना चाहिए, नेम, क्लास और नीचे नोट्स। तो आज मैं चेक करूंगा आपके नोट्स आपने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। ओके, नाउ वी शैल कंक्लूड बाय शांति पाठ। So everybody is requested to join your hands again and close your eyes. Now you can open your mic to recite. Om Shanti Shanti Shanti. Sai Ram. Sai Ram. Sairam sir, thank you sir.